बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, इन दिनों में तो सभी जगह बिहार की बात चल रही है और बिहार की इलेक्शन के बारे में बहुत कुछ इधर सब चर्चा है उन्हीं की चल रही है। मैं एक लाइन में आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्शन का इस वक्त इलेक्शन किस तरीका से होने वाला है। इस वक्त बीजेपी पूरी तरीका से फंसने वाली है। ये कैसे फंसेगी, क्या कारण होगा? आप सोचो क्या कारण होगा, अब बताओ मुझे। कारण ये है कि बीजेपी और आरएसएस का झगड़े इतने गहराई तक चले गए कि अभी वो झगड़े कम होने के नाम नहीं लेता। क्यों, क्या क्या झगड़े हो गए, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में? एक महाराष्ट्र की बात बताता हूँ। महाराष्ट्र में देवेंद्र सरकार की है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनके पास में है, सभी यंत्रणा है, सीबीआई, सीआईडी, बीआईडी, जो भी यंत्रणा है सब उनके हाथ में है। इतना होने के पश्चात औरंगाबाद में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक बहुत बड़ा मोर्चा निकलता और वो आरएसएस के वहां पे ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ करते और आरएसएस के लोगों को पिटाई करते। ये सुनने को ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया और क्या होगा और कौन है उसके पीछे में ताकत। तो मित्रों, थोड़ा सा सोचो। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर बात को, मैंने कही हुई बात को सच मत समझना, अपने विचारों पे लाओ, सोचो और उसके बाद में अपने थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा हर चीजों के ऊपर में प्रश्नार्थी चिन्ह करो, लगाओ और फिर उसके बाद में आप आंसर्स देते समय दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस दो तो तुम्हें सब के जवाब मिलेंगे। निश्चित रूप से फडणवीस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और प्रकाश आंबेडकर में ना कोई दम है ना कुछ है। इतने दिनों से प्रकाश आंबेडकर पूरा संपूर्ण रूप से बीजेपी को समर्पित है। जहां जहां पे भी बीजेपी है वहां पे सब कैंडिडेट को खड़ा करना और दलित के जितने भी कुछ वोट्स है वो कम से कम जितने भी लेंगे वो उनको कम करना, यही उनका धंधा रहा है। इतने सालों का वही काम रहा। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बोलना है लेकिन नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि वक्त का भी नहीं है और बहुत सारी चीजें हमें मालूम है। इतना होने के बाद में जब फडणवीस सरकार यहाँ होने के बाद में वंचित का इतना बड़ा मोर्चा निकल रहा है और उस मोर्चा में सीधा जाके आरएसएस के लोगों को मार रहे हैं, ऐसा एक वीडियो है। मुझे निश्चित लग रहा वहां पे एक पुलिस भी नहीं दिख रहा और पुलिस भी है वो आरएसएस के आदमी को मार रहा है और वो जबरदस्ती से उनके हाथ में तिरंगी झंडा दे रहा है और संविधान की कॉपी। क्या है? कौन किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? कितना इतना सारा मॉब खर्च लगाने के लिए प्रकाश आंबेडकर के पास में पैसा है? या पैसा छोड़ो, आज तक कभी कुछ करते हैं प्रकाश आंबेडकर? हमने यहाँ पे भी देखा दीक्षा भूमि में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा पहला ही वीडियो उसके ऊपर में अच्छा था कि ये सब बाहर के लोगों का आया। आखिर के वक्त तक पुलिस ने कहा कि भाई यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो, और सडनली वो जितना भी जलाया पिछले वक्त में नीचे में जो गड्ढे बुझाए हैं तो वहां पे पुलिस देख रही और वो पूरे के पूरे माची से लगा रहे, ऐसे टाइप का। और बाद में पता चला कि वो सब के सब लोग सब अकोला और इधर साइड के थे जहाँ पे प्रकाश आंबेडकर का थोड़ा प्रस्ताव बड़ा है। पूरे गाड़ियां भर के आए, गाड़ियां भर के सब चले गए। ये क्या तमाशा है? कम से कम ये मालूम होना चाहिए। इसका ही मतलब है कि फडणवीस ने, शायद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने प्रकाश आंबेडकर को बोल के आरएसएस के ऊपर में टारगेट किया, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो ठनी है वो एक दूसरे की जान लेने के पीछे में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी कुछ वहां पे चल रहा है वो बिल्कुल उनको एक पैसे की सहायता करेंगे नहीं। और अमित शाह और मोदी ये दोनों मिलके जो गोटियां खेल रहे हैं उनमें सफलता इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वहां पे जो भी गवर्नमेंट यंत्रणा है, गवर्नमेंट की यंत्रणा संपूर्ण आरएसएस के हाथ में है और आरएसएस की जब तक इच्छा नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, चाहे लाख कोशिश कर ले। आज तक का पूरा इतिहास रहा, पॉलिटिकली विंग ये संभालते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेटिक जो विंग है वो संपूर्ण आज आरएसएस के कब्जे में है, वो चाहे जुडिशियरी रहे या कुछ भी रहे।
तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ये अनुमान लगाने के लिए संपूर्ण स्कोप है कि नहीं तो कितनी, ठीक है उन्होंने इतना बहुत नहीं लेकिन मारा ऐसे वीडियो है, मैंने खुद देखे वीडियो, और एक इंटरनेशनल मतलब न्यूज़ पे सभी जगह पे चल रहे हैं। तो मित्रों, हम लोगों ने ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है। सेकेंडली, पहला ही बिहार में जब इलेक्शंस के जब नॉमिनेशन फॉर्म भरे लोगों ने, उसी वक्त कुछ लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या होता है? जब उनकी सत्ता है और सभी है, उसके पश्चात ये कैसे हो सकता है? और उनको ये मालूम है कि यदि ये सत्ता, बिहार की सत्ता, ये दो गुजराती अपने हाथ में ले लेते तो इसके परिणाम आरएसएस संपूर्ण नष्ट हो जाएगी। आरएसएस के 100 साल छोड़ो, बीच में से ही भगना पड़ेगा। ये सब सिचुएशंस है, और जिस तरीका से ये सब चल रहा है तो मुझे लगता है कि आरएसएस में और बीजेपी के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे लॉजिकली मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नहीं चल रहा अच्छा। और यदि ये अच्छा चला होता तो यहाँ पे प्रकाश आंबेडकर की इतनी हिम्मत तो नहीं की, या उतना ये नहीं था। आज वो नागपुर में क्यों नहीं किया? नागपुर में तो सब बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ नागपुर में आम्बेडकराइड लोगों का बहुत बड़ा एक ये है, जहाँ प्रकाश आंबेडकर कब आता और कब जाता तो पता तक नहीं चलता। नागपुर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ वो कहाँ रुकता है। हमारे एक मित्र के यहाँ रुकते हैं वो, हालांकि नाम लेना बराबर नहीं है, तो उनका यहाँ पे पब्लिक में मीटिंग्स प्रोग्राम ये किसी के नहीं है। जब भी वो आते तभी वो रवि भवन में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग तक नहीं लेते। वो जितने लोगों को वो अपनी टिकट देते हैं उनके बारे में भी उनको कुछ मालूम नहीं रहता। आप लोगों ने भी सुना होगा कि मायावती के वही हाल है, पूरे के पूरे बीजेपी के लोग सब डिसाइड करते हैं और संपूर्ण जहाँ के वहाँ किसको क्या देने का, ये सब लोगों ने वीडियो भी आए हैं, सभी लोगों का अनुमान है। और निश्चित रूप से ये इसमें कोई गलत भी नहीं है ऐसे अनुमान लगाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो भी इलेक्शंस का जो माहौल चल रहा है, ये जब दो पहलवान जब एक दूसरे के जान पे उठे हैं, तो निश्चित रूप से आरएसएस ने 100 साल में जितना कुछ किया और ये उनको जिस तरीका से बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ दाल में काला नहीं, वो पूरी दाल ही काली है। और इसका पूरा का पूरा वो चाहेंगे कि हालांकि आज की सिचुएशन कांग्रेस वालों के साथ में बराबर अच्छी नहीं भी होगी, लेकिन आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि कांग्रेस वाले भी कहेंगे कि भाई ठीक है यार, जो हो गया छोड़ो, लेकिन पहले इनको रास्ते पे लगा। तो ये प्रमाण इंडिकेट करता है कि हमें जो भी बिहार में चल रहा है, जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो बाकी जगह पे चल रहा है, तो उसके लिए कुछ तो भी होना। अभी देखिए, सेकंडली कर्नाटका में, आज दिल्ली की तो सरकार है, वहां पे आरएसएस को बैन किया गया और सब शांत है। क्यों शांत है? आरएसएस के लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया। क्या शाह उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं कर रहे? इसका ही मतलब इंडिकेट ये कर रहा है कि हर जगह पे आरएसएस को तोड़ने का काम, फोड़ने का काम, उनको बर्बाद करने का काम, ये सब का सब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में दो गुजराती ये कर रहे हैं। ये बोलने के लिए मुझे बिल्कुल कदापि ये नहीं लगेगा, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये होगा। आज बिहार में अमित शाह की एक मीटिंग हुई जहाँ पे आदमी ही नहीं थे। वो सब कहे कि वो अरे वो दरवाजे खोलो, बाहर से लोगों को, ये सामने की कुर्सियाँ पूरी खाली पड़ी है, और वहाँ पे बाहर भी लोग ही नहीं तो कहाँ से आएंगे, सब लोग थक गए। ये भी प्रोग्राम, क्योंकि आरएसएस के पास में इतना बड़ा ये है, बल है, तो चाहते तो वो उतने हजारों लोगों की तादाद, हजारों लोगों को जमा कर सकते थे, क्योंकि उनके पास में संगठन है। आज वहां पे कोई नहीं था। इसका ही मतलब है कि शाह के बारे में भी बीजेपी को वही, आरएसएस को वही संदेह है। आज आरएसएस ने अमित शाह को जेल से छुड़ा के लाके जो भी किया और वहां पे बैठाया, तो कम से कम आरएसएस की जो आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी क्या सच है क्या नहीं है। हिंदुत्व है, लेकिन वो सब हिंदुत्ववाद आज क्या चलेगा, मनुवाद कितना चलेगा, ये सब बातें हैं। कम से कम उन लोगों को लगता है कि मनुवाद के चक्कर में ऐसा न हो कि हम पूरा का पूरा जीरो पे आ जाए। तो ये अभी उनकी आपस की आइडियोलॉजी को प्रायोरिटी है कि ब्यूरोक्रेसी को प्रायोरिटी है। और जिस तरीका से गुजरात में अमित शाह के जो भी उनको वोट चोरी का मामला और मतलब सामने में आ रहा है, उन्होंने हर जगह का भी ले रहे हैं, और सीआईडी तो वहाँ पे है पकड़ी हुई।
सीआईडी के हाथ में तो पूरे के पूरे ये है, एफआईआर करने के पावर है। तो वो धीरे धीरे करते 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 इतने लोगों के ऊपर में एफआईआर करेंगे कि इसके बाद में अमित शाह को जाते जाते और इसको मोदी जी को बहुत मेहनत पड़ेगी। तो एक दूसरे के पीछे में ये लगे हुए हैं, ये इंडिकेशंस मुझे दिखता है। और निश्चित रूप से यदि यही चलते रहा तो पूरा का पूरा इलेक्शन इस वक्त बीजेपी के हाथ से चले जाएगा। हम और ये कुछ ना, और जो सभी वीडियो और जितना आ रहे हैं वो वही कह रहे हैं। सेकंडली जो भी अभी मनोज शाह आपने जो भी अमित शाह ने बहुत सारे झूठ भी बोले कि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट बनाऊंगा, फिर एयरपोर्ट से सब यहाँ से तुम 2500 रुपये में मैं तुमको दिल्ली ले जाऊंगा वगैरह वगैरह, सब तमाशा है। सब लोग कोई मतलब नहीं, कहीं आए ऐसे कई झूठे वादे करना, ये तो इनका काम ही है। और वो खुद ही कहते हैं कि ऐसे इलेक्शन में जुमलेबाजी चलते रहती है करके, अमित शाह खुद कहते हैं। तो ये सब चीज़ों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आम्बेडकराइट लोग होने की वजह से हमें सब मालूम होना चाहिए, हमारी बुद्धि चौकन्नी होनी चाहिए, हर चीज़ों के ऊपर में सोचना चाहिए। हम बुद्धिस्ट कहते हैं तो हमें पूरी सोचने की आज़ादी है। हम कोई आरएसएस के लोग थोड़ी है, किसी ने बोला वो हमने वैसे ही उसको किया, नहीं। हमें हमारे सब लोगों को सोचने की आदत लगानी चाहिए और अपने अपने विश्लेषण करिए। अच्छा विश्लेषण लगता है तो दैनिक बहुजन सौरभ अपने आप छपाने के लिए यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग आपका बिल्कुल वेलकम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं हम विराम लेते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।